जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बहुत महत्वपूर्ण मॉडल हेरेट डॉमर मॉडल के नाम से जानते हैं हम लोग। इकोनॉमिक ग्रोथ वाले सेक्शन में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आता है। अच्छा, मॉडल का जो सार है वो मैं शुरुआत में आपको सिर्फ ये बता दूं कि जितने भी ग्रोथ मॉडल है वहाँ हम एक निवेश की दर खोजते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट किस दर से किया जाए, निवेश की दर हम खोजते हैं, इन्वेस्टमेंट रेट, जिसके माध्यम से इकोनॉमी में कंटिन्यूस ग्रोथ हो। मतलब ये प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से इकोनॉमी में जो है सतत विकास हो, उसके लिए कितने निवेश की ज़रूरत होगी, कितने निवेश की दर की आवश्यकता होगी। तो इस सवाल का जवाब जो है विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने खोजा है और हेरेट और डॉमर दोनों का भी प्रयास ऑलमोस्ट यही रहा है। और इसी के हम लोग जो है प्रयास करेंगे इस पूरे वीडियो में समझने का। हालांकि थोड़ा समय अभाव और दूसरे कारणों से मैं बहुत डिटेल वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेरेट और डॉमर दोनों ने इकोनॉमी में जो है कंटिन्यूस ग्रोथ को ढूंढने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से कि निवेश की कितनी दर जरूरी है। दोनों अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले अपनाए हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के दोनों लगभग एक जैसे ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी की हम लोग बात करें तो देखिए, दोनों अर्थशास्त्रियों ने अपने प्रतिमान में निवेश को इम्पोर्टेंट भूमिका दी है। इनके अनुसार जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ड्यूल इम्पैक्ट डालता है। मैंने ये ड्यूल इम्पैक्ट इस तरीके से देखा है, मैंने आपको बता दूं कि पहले तो क्या होता है कि निवेश के कारण जब मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है तो उससे इनकम बढ़ती है, और जब इनकम बढ़ती है तो इससे डिमांड बढ़ती है। तो एक तो डिमांड इफेक्ट हो गया। दूसरा क्या होता है, कैपिटल स्टॉक बढ़ता है। कैपिटल स्टॉक बढ़ता है तो उससे प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, और इसकी वजह से जो है सप्लाई बढ़ती है। तो इसको इन्होंने सप्लाई इफेक्ट कहा। यानी यदि इनकम बढ़ रही है तो उससे डिमांड बढ़ेगी, और यदि कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा तो उससे सप्लाई बढ़ेगी, यानी पूर्ति बढ़ेगी। ये दो चीज़ें हैं, और अर्थव्यवस्था में जो है संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि वास्तविक आय और उत्पादन समान दर से बढ़े, अर्थात मांग और जो पूर्ति है वो समान रहनी चाहिए। यदि थोड़ा भी परिवर्तन इन दोनों में होता है तो इकोनॉमी जो है असंतुलित हो जाती है, और इसीलिए दीर्घकाल में जो है दोनों ही अर्थशास्त्री एक कंटिन्यूस ग्रोथ रेट खोजने का प्रयास जो है करते हैं, इन्वेस्टमेंट की कंटिन्यूस रेट खोजने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अजम्पशंस बहुत क्लियर कट है। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लेजिस्फेयर इकोनॉमी यानी सरकारी हस्तक्षेप, क्लोज्ड इकोनॉमी, देन एपीएस इक्वल टू एमपीएस होता है, और एमपीएस जो है स्थिर रहती है, यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति स्थिर रहती है। पूंजी गुणांक को भी इन्होंने जो है स्थिर मान लिया है। पूंजीगत वस्तुओं का मूल्यह्रास नहीं होता है। बचत और निवेश को उसी वर्ष यानी कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन नहीं होता है, और इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग्स है वो करंट ईयर से ही कॉरलेट करती हैं। इसके अलावा जो है जनरल प्राइस लेवल कांस्टेंट रहता है। ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात देयर इज नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट। पूंजी और श्रम का अनुपात स्थिर रहता है। अच्छा, फिर अब मॉडल साइड की बात करें तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर डॉमर की। तो डॉमर ने जो है अपने मॉडल में ये हल किया है कि निरंतर वृद्धि के लिए निवेश की कौन सी दर चाहिए। ठीक है, इतना सा आपको देखना है कि डॉमर क्या चाहता है, सिर्फ एक रेट चाह रहा है इन्वेस्टमेंट की जिससे इकोनॉमी कंटिन्यूस ग्रोथ करे। ये आपको सिर्फ समझते हुए चलना है। अब यदि हम लोग डॉमर के सप्लाई साइड को देखें तो आप देखोगे कि डॉमर के अनुसार निवेश की जो वार्षिक दर होती है वो इस आई होती है, और नई मशीनों की जो उत्पादन क्षमता है वो एस होती है, एस के बराबर होती है। ऐसी अवस्था में जो उत्पादन होगा वो आई और एस होगा, लेकिन पूंजीगत वस्तुओं में मूल्य ह्रास के कारण आई एस से कुछ कम मात्रा में उत्पादन होगा, जिसको इन्होंने एक प्रकार से आई डॉमर ने ये नाम दिया इसको। और यहाँ देखोगे कि डेल्टा वाई इक्वल टू आई, और ये साइन हो गया। इसके बाद हम लोग समीकरण में जो निवेश की औसत उत्पादकता है वो क्या रहेगी, तो यहाँ पर ये जो लैम्डा आया है एक प्रकार से वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई आया है। तो ये तो इसकी हो गई डिमांड साइड, सप्लाई साइड। डिमांड साइड में आप देखोगे कि मांग पक्ष की व्याख्या जो कीन्स जिस तरीके से करना चाह रहा था वहाँ
राष्ट्रीय आय में जो होने वाली वृद्धि है वो आई के इतने गुना होगी, मतलब जो बेसिकली मल्टीप्लायर की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि डेल्टा वाई इंटू ये जो है वो बेसिकली मल्टीप्लायर की बात हो रही है यहाँ पर। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, तो जहाँ दोनों समीकरण एक प्रकार से बराबर होंगे, यानी आई लैम्डा इंटू डेल्टा आई अपॉन। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गए, तो ये जो है ग्रोथ रेट हो गई हमारी, यानी निवेश की दर क्या है, ये हमारी निवेश की दर है, जो थर्ड इक्वेशन है। ये तो डॉमर हो गया। हेरल्ड क्या कहता है, अपनी जो पुस्तक है उनकी टूवार्ड्स ए डायनामिक इकोनॉमिक्स, टूवार्ड्स ए डायनामिक इकोनॉमिक्स में वृद्धि के मॉडल का इन्होंने उत्पादन फलन को इन्होंने कांस्टेंट माना, ध्यान रहे, प्रोडक्शन फंक्शन को इन्होंने कांस्टेंट माना है, और इकोनॉमी में जो है विभिन्न अवस्थाओं को 3 भागों में इन्होंने बांटा है। देखिए एक्चुअल ग्रोथ रेट कौन सी होती है, जीए इन्होंने नाम दिया। वृद्धि की वास्तविक दर जो है वो बचत अनुपात और पूंजी अनुपात से निर्धारित की जाती है, और यह दर जो है जीसी अपॉन एस। ध्यान रहे यहाँ पर जी जो है डेल्टा वाई अपॉन वाई है, सी जो है आई अपॉन डेल्टा वाई है, और एस एपीएस है, एस अपॉन वाई। तो जब आप यहाँ पर देखोगे तो समीकरण में जब आप प्रतिस्थापित करोगे तो आई इक्वल टू एस आ जाएगा। वारंटेड ग्रोथ रेट की हम लोग बात करेंगे तो यह वह दर होती है जिस पर कोई भी उत्पादक संतुष्ट रहेगा, यानी इतनी वो चाहता है उत्पादन करना। तो GW.CR इक्वल टू एस, तो GW बराबर पहले की तरह, CR जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी हमें, दूसरा एस वही अगेन एपीएस। तो यहाँ ये हो गया। अच्छा, ये जो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि एक्चुअल ग्रोथ रेट GA इक्वल टू GW है, या GW और GA में से कौन ज़्यादा बड़ा है, ये समीकरण आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देखना चाहिए। यदि एक्चुअल ग्रोथ रेट GW से ज़्यादा हो गई तो मंदी आ जाएगी, ध्यान रहे इस चीज़ का, क्योंकि वास्तविक उत्पादन में पूंजी की आवश्यकताओं से अधिक हो जाएगा, तो परिणाम स्वरूप जो है बचत कम हो जाएगी। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अच्छा, नेचुरल जो रेट ऑफ ग्रोथ है इससे वृद्धि की समान दर कहा जाता है। अच्छा, ये दोनों जो आपके डायग्राम है ये आपको देखने चाहिए। एक्स अक्ष पर जो है यहाँ पर एक्स अक्ष पर टाइम को लिया गया है और वाई अक्ष पर ग्रोथ रेट है, दोनों तरफ ही आप देख पा रहे होंगे। यदि एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो मंदी रहेगी, और वारंटेड ज़्यादा है तो मुद्रास्फीति की स्थिति रहेगी। ये आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको एग्जाम में भी पूछा जाता है। और नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ का इक्विलिब्रियम ये हो गया। अच्छा, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, तीनों वृद्धि दर यदि एक साथ मिलती हैं तो इसे हम लोग नाइफेज इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसलिए पूर्ण रोजगार में ऐसा होता है, लेकिन तीनों में थोड़ा सा भी विचलन होगा तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही ये जो है हेरल्ड डॉमर की जो मान्यताएं हैं इनको मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगा। इसकी जो क्रिटिसिज्म है ना हेरल्ड डॉमर की, तो मान्यताओं को आप लोग उल्टा कर देना एक प्रकार से, ज़्यादातर मान्यताओं को कि क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और एपीएस स्थिर नहीं होता है, ऐसी चीज़ों को आप लोग जो है अलग से देखना। तो मेरे हिसाब में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सा टॉपिक अपने आप में बन जाता है, और आई थिंक ये आपके समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।